हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, नीट में यहाँ से डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पेज में हम हेल्थ कंसेप्ट को, मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस को, हमारी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को और प्रिवेंशन कंट्रोल को, सब कुछ हम एक पेज में कवर अप करने वाले हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के नोट्स है। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आज आपको साथ ही बता दूंगी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ट्रिक्स भी। ठीक है, तो बने रहना एंड तक। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि हेल्थ एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, आज तो हम हेल्थ को साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं, लेकिन पहले के लोग हेल्थ को बिल्कुल अलग तरीके से समझते थे। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें ना, तो लोग हेल्थ को बहुत ही अलग तरीके से समझते थे। ठीक है, जो हमारे अर्ली ग्रीक और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ना बॉडी में कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते थे जिनके बैलेंस पर हेल्थ जो है हमारी वो डिपेंड करती थी। वो बॉडीली फ्लूइड्स हम कौन से होते थे, उनको हम ह्यूमर्स कहते थे। उनका मानना ये था कि अगर ये बॉडी फ्लूइड जिनको हम ह्यूमर कह रहे हैं, उनका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो डिजीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, हेल्थ वाज वंस डिफाइंड एज बैलेंस ऑफ बॉडीली ह्यूमर्स। ये ह्यूमर्स क्या है, ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनके ऊपर, स्पेशल फ्लूइड्स हैं ये, जिनके ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड करती थी, हमारे हिस्ट्री की कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, और कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते थे कि एक ब्लैक बाइल नाम का एक सब्सटेंस होता था, जिससे मतलब जिसके डिस्टर्बेंस से अगर वो डिस्टर्ब हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक है, या फिर उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में, तो उससे हमको फीवर और कुछ पर्सनालिटी चेंजेस भी हो सकते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ब्लैक बाइल हमारी बॉडी में होती है वो कॉज करती है हमको हॉट पर्सनालिटी एंड फीवर्स। अब स्टूडेंट्स, आप एक सेकंड के लिए ये सोचो, उस टाइम पर ना तो माइक्रोस्कोप था, ना ब्लड टेस्ट होते थे, ना कोई लेबोरेटरीज थी, तो लोग तो डिजीजेस को ऑब्जर्व करते थे ना। उनका एग्जैक्ट कॉज कैसे बता सकते थे? वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये डिजीज है और ये इस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस जो थे ना वो सिर्फ असम्पशन बेस्ड थी। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास साइंस डेवलप हुई। ठीक है, फिर साइंटिफिक करेक्शन आया। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने बोला कि सिर्फ ये मानना ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई ऐसा कुछ ह्यूमर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, ब्लैक बाइल के होने से हॉट पर्सनालिटी और फीवर होता होगा, नहीं, हमें प्रूव भी करना होगा। ठीक है, हमें प्रूव भी करना होगा कि हाँ ऐसा एक्चुअली होता है। वो प्रूव कैसे होगा, वो एक्सपेरिमेंटेशन से जो है ऐसा प्रूव होता है हमको। ठीक है, और यहीं से हमारी मॉडर्न बायोलॉजी जो होती है, यहीं से हमारी मॉडर्न बायोलॉजी की स्टार्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है आपके साइंटिफिक करेक्शन में, विलियम हार्वे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन को साइंटिफिकली जो है डिस्कवर किया था। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की हेल्प से किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके नीट या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने थ्रू द यूज ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर यूज करके ये प्रूव कर दिया था कि ब्लैक बाइल जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसने दिखाया कि ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर अब हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे बात करें, तो इसमें क्या लिखा है, हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय हमारा इम्यून सिस्टम विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूरल एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हेल्थ सिर्फ डिजीज ना होने का नाम नहीं है। ठीक है, बॉडी के अंदर ना कंटिन्यूअसली बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, और यही 3 सिस्टम हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इम्यून सिस्टम, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इट इज मेंटेन्ड बाय इम्यून सिस्टम, सबसे पहला है। अब इम्यून सिस्टम को ना तुम बॉडी की आर्मी समझ लो। जैसे हमारे बॉर्डर्स पर सोल्जर्स कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं ना, वैसे ही इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम समझ में आ गया कि कैसे वो हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो, ठीक है, दूसरा आ रहा है हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो ये बॉडी का समझ लो कि कंट्रोल रूम है ये बॉडी का। ब्रेन और नर्व्स मिलकर बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कब मूव करना है, कब रिएक्ट करना है, कब हार्ट बीट इंक्रीज करनी है। तो ये सब हमारा
जो है ये न्यूरल सिस्टम जो है हमारा आके कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन और नर्व्स वाला पार्ट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये इसको हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारा हार्मोन रिलीज करता है। और हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास? हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये बॉडी को बताते हैं कि बॉडी की ग्रोथ कब करनी है, बॉडी में जो एनर्जी है उसको यूज कैसे करना है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हेल्थ किसी एक सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है कि इनमें से सिर्फ इम्यून सिस्टम पर हमारी हेल्थ डिपेंड करेगी, या सिर्फ न्यूरल सिस्टम पर हमारी हेल्थ डिपेंड करेगी, या सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम पे हमारी हेल्थ डिपेंड करेगी। देखो, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो लेकिन हॉर्मोन्स ही प्रॉपरली वर्क ना करे तो भी हमको प्रॉब्लम होगी हेल्थ में। और अगर नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए गुड हेल्थ हमारी तभी मेंटेन होती है जब हमारे ये तीनों सिस्टम जो हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये जब हमारे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो ही हमारी हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हेल्थ को जो अफेक्ट कर रहे हैं, अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अब जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं भैया हमारे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स लिखा है तो ये फैक्टर क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी हेल्थ को? मतलब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ डिजीजेस जो हैं वो हमको जीन के थ्रू पेरेंट से चिल्ड्रन तक पास होती दिख रही हैं, वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, मतलब हेल्थ खराब है। और वो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब बर्थ से ही, ठीक है, बर्थ से ही कुछ जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक वो चीज पास हो गई है, ठीक है। और दूसरा आ रहा है अब हमारा इन्फेक्शंस। अब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब बॉडी में एंटर करके जब डिजीज कॉज कर देते हैं तो उसी का नाम हम इन्फेक्शन बोलते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है। अब तीसरा फैक्टर आ रहा है हमारे पास लाइफस्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो फैक्टर है ना, देखो बाकी दो फैक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर ये वाला जो फैक्टर है ना, ये हमारे कंट्रोल में होता है। हेल्दी खाना, क्लीन पानी पीना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना, ये सब जो है ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। पर पुअर डाइट रखना, एक्सरसाइज ना करना, हेल्थ को निग्लेक्ट, मतलब रेस्ट, आप जो रेस्ट ले रहे हो उसको निग्लेक्ट करते जाना, तो वो हमारी हेल्थ को भैया फिर वो तो नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट, ये जो हमारा सारा हमारे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आप ये चीज समझ चुके हैं कि हेल्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया, फिर साइंटिस्ट ने आके उसको कैसे करेक्ट किया, फिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हम हेल्थ को कैसे समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो फैक्टर्स हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट सबको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीजेस? देखो, जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। और ये हमारी एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या फिर वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर and are caused by pathogens that adapt to live within the host, ठीक है, समझ में आया? तो अब अगर हम बात करें हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, अब इन्फेक्शंस की भी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो पहले हम हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को समझ लेते हैं कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं। तो पहले अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो हमारा टाइफॉइड कॉज होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरियम से। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू इसका स्प्रेड होता है। मत कंटामिनेटेड मतलब कंटामिनेशन, इसका मतलब आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर का मतलब होता है ऐसा फूड और वाटर जिसमें हमारे पास डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई सस्टेन्ड फीवर होता है जो कि 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज कर सकता है। फिर हमको हेडेक हो सकता है, हमको एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और कॉन्स्टिपेशन भी, सब ये सब हमको देखने को मिल सकता है। और सीवियर केसेस में यहाँ पे हम हमारा इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे परफोरेशन लिखा है, परफोरेशन का क्या मतलब? परफोरेशन का मतलब होता है, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है, मान लो ये हमारा, मान लो इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे 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 ऐसे होल्स हो जाएंगे, इसका मतलब होता है हमारे पास परफोरेशन। तो यहाँ पे एक चीज आपको
क्विक तरीके से याद रखने की ज़रूरत है कि टाइफॉइड हमारा सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरियम कॉज करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे निमोनिया की, तो मेनली 2 बैक्टीरिया इसको कॉज करते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई, ये वाला जो पार्ट होता है हमारे लंग्स का एल्वियोलाई वाला, इसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे डॉट्स देख रहे हो, ये होते हैं हमारे पास एल्वियोलाई, इसको अफेक्ट करते हैं। अब एल्वियोलाई का मतलब, अब देखो एल्वियोलाई वो होते हैं, देखो एल्वियोलाई लंग्स के माइक्रोस्कोपिक टाइप के ऐसे एयर सैक्स दिख रहे हैं तुम्हें, सैक्स टाइप के बने हुए हैं ये, ऐसे एयर सैक्स होते हैं और यहीं पे ना हमारे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। अब अगर हम, तो इतना पार्ट आपको, ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ आ गया। अब इसमें अब ये सोचो, इन्फेक्शन के बाद एल्वियोलाई तो हमारे फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर एयर सैक्स में वाटर भर जाएगा तो ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। तो इसी वजह से हमको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आ जाएगी। क्या कॉज करता है ये? फ्लूइड फिल्ड विद सैक्स। अब बताओ, जहाँ पे हमारे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वहीं पे अगर पानी भर जाए तो क्या वो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। और इसी वजह से हमको ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, कॉफ, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारे फीवर्स हमको जो है इसमें आराम से देखने को मिलेंगे निमोनिया में। तो इसमें आपको याद रखने वाला नीट पॉइंट कौन सा है कि निमोनिया हमारे एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे वायरल इन्फेक्शंस की तरफ, कि हमारे वायरल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में आ गया हमारा कौन सा? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मेजर रीजन होते हैं हमारे राइनोवायरसेस, ठीक है। अब ये अफेक्ट क्या करते हैं? अब ये हमारे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेजेस जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। लंग्स को ये यूजुअली जो है अफेक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट अफेक्ट द लंग्स, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके वही हो गए, नेजल कंजेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, सोर थ्रोट मतलब आपको गले में दर्द होने लग जाएगा, होर्सनेस हो जाएगी आपके वॉइस में, आवाज़ आपकी मोटी हो जाएगी, कॉफ हो जाएगा आपको, हेडेक, टायर्डनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये यूजुअली आपका जो ये पूरा इन्फेक्शन लास्ट करता है, ये 3 to 7 डेज़, ऑलमोस्ट अ वीक भी आपको ये लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट अब हमको क्लियर होगा वायरल इन्फेक्शंस वाला भी। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे हमारे प्रोटोजोअन और हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में। सबसे पहला हमारा एमीबियासिस, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा एमीबियासिस। अब ये कॉज क्या करता है? ये जो हमारा इस अमीबियासिस है ना, तो ये हमारा एक टाइप का अमीबा ही होता है जो इस चीज़ को कॉज करता है। इसको हम बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। अब इसका नाम का ही मतलब हो रहा है, हिस्टोलिका का मतलब पता है आप में से किसी को? नहीं। हिस्टोलिका का मतलब होता है बेटा टिश्यू डिस्ट्रॉइंग। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं, ये याद रखना कि एमीबियासिस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और हिस्टोलिका का मतलब होता है टिश्यू डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे पास सिम्टम्स होते हैं हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लग जाएगा, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड, मतलब आपके स्टूल में म्यूकस म्यूकस आ जाएगा, ठीक है। और स्टूल में आपको ब्लड देखने को मिलेगा, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको याद रखने की है कि एमीबियासिस जो कॉज करता है वो करता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम हमारी सेकेंड डिजीज की बात कर लें, तो सेकेंड डिजीज होती है हमारी रिंग वॉर्म्स। अब स्टूडेंट, रिंग वॉर्म एक्चुअली में एक वॉर्म नहीं होता है, ये एक फंगाई होता है, ठीक है। जैसे कौन से फंगाई हो गए ये हमारे पास? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। ये 3 हमारे पास हो गए हैं कॉज जो रिंग वॉर्म को कॉज करते हैं। अब हमारे रिंग वॉर्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा सा कुछ आपको अपनी स्किन पे देखने को मिलेगा, तो ये रिंग वॉर्म होता है। मतलब सर्कुलर लीजन्स जैसे यहाँ पे दिखा रखा है वो हो जाएंगे आपको, ठीक है। इचिंग होएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी और आपको रेडनेस भी होगी। इसमें हम ये चीज़ याद रखने की होती है कि फंगस स्किन पर सर्कुलर ग्रोथ शो करता है, जैसे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो अब हमारा ये रिंग वॉर्म्स भी कवर अप हो गया। अब आए हमारे थर्ड पर, तो थर्ड है हमारे पास फिलारियासिस। अब ये क्या होता है? ये हमारे फिलैरियल वॉर्म्स कॉज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया हमारा वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है।
तो फिलारियासिस हमारे कॉज होते हैं बाय फिलेरियल वर्म्स। अब ये क्या होता है, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमने लिम्फेटिक वेसल्स बोला है, तो ये बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की एक्सेस फ्लूइड्स को रिमूव करता है। अब अगर वही हमारे लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो जो एक्सेस बॉडी का फ्लूइड होगा वो रिमूव कैसे होगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। रिजल्ट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर द वर्म्स लिव्स फॉर ईयर्स तक वहाँ पे वर्म्स रहेंगे, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, आपको एलिफेंट फुट हो जाएगा, एलिफेंटियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये डिजीजेस वाला पार्ट और ये हेल्थ वाला पार्ट इतना आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने ये कैसे कैसे समझा है और इसका आपका अच्छे से रिविजन हो गया होगा। हाँ, तो अब देखो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइफ साइकिल किसका, मलेरिया का, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इट रिलाइज ऑन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये हमारे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है इसका ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ये हमारा एज अ वेक्टर जो है काम करता है। अब देखो एक चीज समझो अब तुम कि जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट होता है ना वो अपनी लाइफ स्टाइल कंप्लीट करने के लिए 2 घर चुनता है, उसको 2 घर चाहिए होते हैं। अब वो 2 घर उसके कौन से होते हैं भाई, उसका एक घर होता है ह्यूमन के अंदर और एक होता है उसका मॉस्किटो इन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन वाला पार्ट समझ लेंगे फिर हम मॉस्किटो वाला पार्ट समझ लेंगे, इजीली हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसने एक ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है। एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसने ह्यूमन को बाइट किया। ह्यूमन को बाइट करने के बाद उसने क्या किया, जो उसका बाइट था उसके बाइट के थ्रू ब्लड में स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट हो गए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने। ये हमारा ह्यूमन इन्फेक्शन वाला मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन में इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, मॉस्किटो था फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसने एक ह्यूमन को बाइट किया, बाइट करने से जो ब्लड है उस ब्लड में हमारे स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट हो गए, तो हमारी इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमंस के लिए कौन सी हो गई, स्पोरोजोइट्स। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए हो गई स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब लिवर पर आ जाते हैं कि ह्यूमन में तो इन्फेक्शन अब घुस चुका है, अब घुसने के बाद वो क्या कर रहा है, अब जो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर गए हैं वो स्पोरोजोइट्स जो हैं वो हमारे लिवर तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, स्पोरोजोइट्स जो है हमारे पास वो डायरेक्टली लिवर तक पहुंच जाएंगे। अब लिवर के पास क्यों जाएंगे और किसी ऑर्गन को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, वो सिर्फ लिवर के पास क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं लिवर के पास क्योंकि लिवर के पास उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसको अपनी जो है क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होंगे, तो इसीलिए वहां पे जो है स्पोरोजोइट्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। वो इन्वेड करेंगे हमारे लिवर सेल्स को और वहां पे वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रैपिडली मल्टीप्लाई करके वो जो सेल्स बनेंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे और वो जो सेल्स फिर बर्स्ट होंगे, वो बर्स्ट होने के बाद जो पैरासाइट्स होंगे वो हमारे पैरासाइट्स जो हैं वो ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। लिवर सेल्स के अंदर जो पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे ना वो सेल बर्स्ट हो जाएगा और थाउजेंड्स ऑफ पैरासाइट्स ऐसे ही हमारे पूरे ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आरबीसी की बात करें, देखो ब्लड में जा चुका है तो अब हमारे जो पैरासाइट्स हैं वो ब्लड में एंटर कर चुके हैं और अब वो पैरासाइट्स के अंदर एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। इधर से वो सेल बर्स्ट हुए, वो बर्स्ट होके उन्होंने इधर ब्लड सेल्स के अंदर जो है एंट्री ले ली। तो अब जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे वो क्या करते थे, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते थे। अब जो हमारे पैरासाइट हैं वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जा चुके हैं तो वो रेड ब्लड सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही हमारे आरबीसी को भी बर्स्ट करवा देंगे मल्टीप्लाई कर करके। अब जब हमारा जो है ये आरबीसी बर्स्ट होगा तो इसके दौरान एक वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा हमारा रप्चर ऑफ आरबीसी जिसको हम बोलेंगे हेमोजॉइन, ये एक टॉक्सिन है। एज अ रिजल्ट जितनी बार भी ये बर्स्ट होगा, जितनी बार भी ये टॉक्सिन रिलीज होगा उतना ही फिर, ठीक है, जितनी बार ये बर्स्ट हो रहा है इस टॉक्सिन की साइकिल के साथ साथ ही हमको उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हाई फीवर, बाउट ऑफ हाई फीवर आएगा आपको और चिल्स हर 3 से 4 दिन में जब ये आरबीसी बर्स्ट करेगा वैसे ही हर 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम्स का आपको एक साइकिल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मलेरियल फीवर साइक्लिक क्यों होता है, क्योंकि जो आरबीसी है उसमें पैरासाइट जा जाके पीरियोडिकली वो बस्टिंग करवा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये इतना पार्ट ह्यूमन वाला आपको जो है अच्छे से क्लैरिटी आपको इसकी मिल गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे जो बर्स्ट हुआ, अब ये आरबीसी के अंदर ही ना कुछ तो देखो बर्स्ट हो जाएंगे पर कुछ, ठीक है, पैरासाइट जो हमारे आरबीसी के अंदर होंगे वो सेक्सुअल स्टेजेस में डेवलप हो जाएंगे जिनको हम गेमिटोसाइट्स बोलेंगे,
ठीक है। कुछ पैरासाइट हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स बन जाएंगे, देखो कुछ तो वो बस्टिंग करवा देंगे, पर कुछ हमारे जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बन जाएंगे जिनको हम गैमेटोसाइट बोलेंगे। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव बन गए हैं, तो वैसे तो अब हम गैमीट को रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, तो गैमेटोसाइट्स हमारे ही रिप्रोडक्टिव ही सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि कुछ तो वो उधर वो बस्टिंग हो जाएगी, कुछ इधर हमारे जो गैमेटोसाइट बना देंगे। अब देखो, अब हमारे पास कोई दूसरा मॉस्किटो आया है, ये हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर से, ठीक है, अब तुम इधर आ जाओ। इधर आके क्या हुआ है, अब मान लो अब कोई दूसरा मॉस्किटो आया है, उसने इस इन्फेक्टेड पर्सन को, जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसको बाइट कर लिया है। तो ये जो गैमेटोसाइट्स बने हैं, ठीक है, ये जो गैमेटोसाइट्स बने हैं, ठीक है, ये गैमेटोसाइट जो है वो मॉस्किटो के, अब वो मॉस्किटो के अंदर स्टक हो चुके हैं। ठीक है, अनदर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन को और इंजेस्ट कर लेगा हमारे गैमेटोसाइट्स को विद द ब्लड। वो ब्लड में ही आरबीसी में तो हुआ है, तो वो सारे गैमेटोसाइट अंदर उसके जा चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो अब क्या होगा, मॉस्किटो की गट में मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगे हमारे पास, ये गैमेटोसाइट जो बना है वो फ्यूज कर जाएंगे और एक जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अब जो जाइगोट होगा हमारा, देखो अब जो जाइगोट होगा ना हमारा, वो जाइगोट हमारा डेवलप करेगा टू अ ऊकाइनेट। ठीक है, अभी ऊकाइनेट क्या होगी, ये हमारी मोटाइल स्टेज होगी। ठीक है, जाइगोट फ्यूजन हुआ उन गैमेटोसाइट्स का मॉस्किटो की गट में, कहाँ पे, मॉस्किटो की गट में उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट हमारा ऊकाइनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऊकाइनेट क्या, ऊकाइनेट जो है वो गट वॉल में एंटर करके ऊसाइट बना देगी। ठीक है, ऊकाइनेट जो होगी वो ऊसाइट बना देगी गट वॉल में, इनसाइड द ऊसिस्ट। ठीक है, अब जो हमारी ऊसिस्ट बनी है गट वॉल के अंदर, ऊकाइनेट ने जो ऊसिस्ट बनाई है, वो ऊसिस्ट हमारी प्रोटेक्टिव सेल बन गई है। अब ऊसिस्ट जो हमारे पास बनी है, ऊसिस्ट के अंदर हमारे पास 1000 स्पोरोसाइट्स बनने लग जाएंगे। समझ में आया इतना पार्ट, क्या हो रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, वो जाइगोट जो है, ठीक है, वो जाइगोट हमारा डेवलप हो रहा है इनटू ऊकाइनेट। ये ऊकाइनेट मॉस्किटो की गट वॉल में ऊसिस्ट बना रहा है और इस ऊसिस्ट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में इन ऊसिस्ट के अंदर स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं। अब जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स हमारे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में एंट्री ले रहे हैं और ऐसी तरीके से फिर ये दोबारा से जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, ठीक है, किसी ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाइट में नेक्स्ट इन्फेक्शन आपका ये बन जाएगा जब ये नेक्स्ट ह्यूमन होस्ट को बाइट करेगा। तो वेक्टर क्या हुआ हमारे पास, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए क्या हुई, स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो के लिए क्या हुई, गैमेटोसाइट। टॉक्सिन कौन सा रिलीज हुआ आरबीसी बर्स्ट होने पे, हीमोजोइन। पहला ऑर्गन कौन सा इफेक्ट हुआ हमारे ह्यूमन में, लीवर। और लेटर इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा, हमारे आरबीसीज में। ठीक है, तो ये मलेरियल साइकिल थी आपकी। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। तुम किसी चीज का क्योर करने जा रहे हो, उससे पहले तुमको उसके क्योर तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी प्रिवेंशन ही क्योर से बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू मैनेज डिजीजेज जैसे मलेरिया और फेलियारिसिस है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो पहला तो है हमारे पास रिमूव स्टैंडिंग वाटर, मतलब स्टैग्नेंट वाटर को रिमूव करो। क्योंकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, ये आपके कूलर वूलर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आपने बाल्टी में पानी भर के छोड़ा हुआ, उसको तुम खाली नहीं कर रहे हो, तो उस वहां पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है। तो स्टैग्नेंट वाटर को रिमूव करो, स्टैग्नेंट वाटर कहीं नहीं होना चाहिए। अपने कूलर्स को क्लीन करो। क्यों, आपके कूलर्स में पानी भरा रहता है, वहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कूलर्स को रेगुलरली तुम क्लीन करो, रेगुलर इंटरवल्स में। मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो स्क्रीन्स लगाओ नाइट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उससे मॉस्किटो तुम्हें बाइट नहीं कर पाएंगे, तुम्हें मलेरिया जैसी डिजीज नहीं होगी। इंड्यूस लार्विवोरस विश इन पॉन्ड्स, मतलब कौन सी फिश, अब देखो लार्विवोरस फिश क्या होती है, लार्वा ईटिंग फिश। लार्विवोरस लार्वा ईटिंग फिश होती है, जैसे कि गिम्बूसा। गिम्बूसा को पॉन्ड्स में या फिर अपने लेक्स में, वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस करवाओ, ताकि वो मॉस्किटो के लार्वा जहाँ हो उनको खा ले और वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो पाए। इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे करवाओ, एडल्ट मॉस्किटोज को किल करते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स, तो उससे भी आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो और पब्लिक हाइजीन भी। क्लीन वाटर पियो, हैंड वॉश करो, सैनिटेशन प्रॉपर रखो और वेस्ट डिस्पोजल करो। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका अच्छा खासा एक रिवीजन हो गया होगा बहुत ही कम टाइम में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हेल्थ के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ठीक है? और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? कमेंट में मुझे उसका आंसर चाहिए कि इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए क्या होता है? अभी के अभी जाओ, कमेंट करो ताकि तुमको रिवाइज हो जाए, ठीक है? और बायोलॉजी के ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तो हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू सून।